हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सब प्यारे बच्चों को। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है बेटा, वो लेट होने का रीज़न आपको मैंने सुबह कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाला था बेटा। कल जो वीडियो जो शूट किया था ना बेटा, उस वीडियो के ऊपर जो वॉइस जो थी वो बीच में कट रही थी बेटा, इसलिए उस पूरे वीडियो को डिलीट करना पड़ा बेटा मुझे। तो ये नया वीडियो में जो है लेक्चर जो है वो वापस उसको मैं शूट कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसकी लेट होने की वजह रही। आज का लेक्चर जो होगा वो अपना होगा बेटा, कूलाम्ब फोर्स क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, कूलाम्ब फोर्स कितना लगता है अपना कूलाम्ब बल, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कहाँ कहाँ वो एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ उसको अपन लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते उसको, क्या उसकी लिमिटेशंस है, उन सब के बारे में जानेंगे। फिर जो नेक्स्ट जो इसके बाद में जो लेक्चर आएगा बेटा, जो वीडियो आएगा वो आएगा बेटा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो आएगा। उसके नेक्स्ट भी जो आएगा वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो आएगा। तो कंटिन्यू इसके बाद में दो जो वीडियोज आएंगे वो आपके कूलाम्ब फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे होगा। तो प्यारे बच्चों, इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो अच्छे से करने के लिए मैं आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि वेक्टर आप बच्चे जो है बहुत अच्छे से इसको रीड कर लेना बेटा। और वेक्टर जो है इसके अंदर जो वीडियो है वो अपलोड भी किया हुआ है, पढ़ लेना बेटा थोड़ा, ताकि वेक्टर अच्छे से समझ में आए तो क्वेश्चन लगा पाओ बेटा। और एक मैकेनिक्स जो है वो आप थोड़ा ठीक ठाक से कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, फिर दिक्कत नहीं आएगी बेटा इसके अंदर। ओके, तो मैं स्टार्ट करूँ बेटा मैं। और देखो गलती से मैं जो है ना क्या लिया है, इधर मार्कर रखे हुए थे, मार्कर लेके आ गए। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। कूलाम्ब फोर्स ले लूँ बेटा मैं, हमेशा ब्लैक से शुरुआत करते हैं, ब्लैक वाला ले लेते हैं आज भी। ये लो प्यारे बच्चों, ठीक है। कूलाम्ब फोर्स, कूलाम्ब फोर्स या फिर दूसरा वर्ड बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपन इसको बोल सकते हैं। थोड़ा सा मोटा कर लूँ इसको मैं, थोड़ा सा, ताकि आप बच्चों को थोड़ा बढ़िया से दिखाई दे। कुछ ज़्यादा हो गया। ओके बेटा, देखो बेटा, प्रॉपर्टीज अपन अलग से पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड अपन अलग से पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जितना सब बच्चों का आता है उतना मैं फटाफट से बना दे रहा हूँ बेटा। जितना आता है उस पर ज़्यादा फोकस क्या करना। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है बेटा। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, स्मॉल आर का सेपरेशन है दोनों के बीच में। दोनों पॉइंट चार्ज है। सर पॉइंट चार्ज के लिए बाकी चार्ज लेंगे तो सब चीज़ें बताएंगे बेटा। क्या है बेटा, ये पॉइंट चार्ज है बेटा, ठीक है। पॉइंट चार्ज क्या होता है वो भी अपन डिस्कशन करेंगे बहुत डिटेल के अंदर। इतना सा शॉर्ट में आपको बता दो बेटा मैं कि अगर कोई बॉडी है, कोई क्या है बेटा, बॉडी है, और उस बॉडी का जो साइज है, क्या बेटा, इस बॉडी का जो साइज है बच्चों, अगर ये बॉडी का जो साइज है बहुत 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 बड़ा हो, किससे, दोनों के बीच की डिस्टेंस से, समझिए। इस बॉडी का जो साइज है ना, ये इसका साइज जो है वो बहुत क्या है, बड़ा है। किसके कंपेयर में, आर के कंपेयर में। या फिर जो है ना, आप कैसे भी कर लो, या फिर आर जो है वो बहुत 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 बड़ा है। किसके कंपेयर में, साइज के कंपेयर में। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं दोनों लिख दे रहा हूं बेटा मैं। क्यों भाई, तो कौन सा पॉइंट आप मास लेके चलेंगे इसमें, पॉइंट चार्ज किसको लेके अपन चलेंगे बेटा। तो बड़ी क्लियर सी बात है कि आर जो है ना बेटा, आर दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो। किसके कंपेयर में, इनके साइज के कंपेयर में। डिस्टेंस जो वो इतनी ज्यादा हो कि इनकी साइज जो है ना, इसको मैं दूर से अगर देखूं ना, ऐसे दूर से देखूं, तो मुझे जो है ना वो बॉडी, जो इतनी बड़ी बॉडी थी ना, वो ये एकदम छोटी सी लगे, चिन्नी सी लगे बेटा, पॉइंट जैसी लगे। तो विच वन इज राइट, ये वाला बेटा राइट है बेटा, ये क्या है बेटा, रॉन्ग। तो जो डिस्टेंस है आर वो बहुत बड़ा होना चाहिए साइज के कंपेयर के अंदर, तो उसको अपन पॉइंट चार्ज अपन लोग कहेंगे बेटा ना। अच्छा, मास को मत भूलिए, इसके पास भी मास अपना m1 है, इसके पास भी अपना मास कौन सा है, m2 है बेटा, है ना। हाँ जी। क्या होगा बेटा, फोर्स लगेगा बेटा दोनों के बीच में। कौन सा फोर्स लगेगा, दोनों सेम नेचर के हैं। अगर सेम नेचर के हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब ये वाला जो है इसको दूर भगाएगा, दुश्मनी करेगा, ये वाला भी इसके साथ में क्या करेगा, दुश्मनी करेगा। खासियत क्या होती है दोनों की, अगर ये दो दुश्मनी है, वो 100 न्यूटन की कर रहा है, इसके साथ में दुश्मनी 100 न्यूटन से दूर फेंक रहा है, तो ये भी इसको कितने से दूर फेंकेगा बेटा, 100 न्यूटन से दूर फेंकेगा बेटा इसको। हाँ जी, इसको क्या बोलेंगे, इधर वाले फोर्स को बेटा अपन लोग क्या बोलेंगे, F12। F12 का मतलब बेटा क्या हुआ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। देखो फोर्स किस पे, 1 पे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एक पर दो के कारण बेटा ना बेटा। इसको इधर वाले को, ये वाला भी इसको दूर भगाएगा, ये साला ऐसे दूर भगाएगा इसको, कितने से,
F21 बेटा, इसको क्या बोलोगे, दो पर फोर्स किसकी वजह से, एक की वजह से, तो फोर्स ऑन टू बोलो बेटा ड्यू टू 1, दो पर एक के कारण फोर्स बेटा। अच्छा, अब तुम बच्चे ऐसे बोलोगे सर ये ऊपर नीचे क्यों नहीं लगे, ऊपर नीचे क्यों नहीं लगे, लेफ्ट राइट क्यों नहीं लगे, अच्छा टेढ़े मेढ़े क्यों नहीं लगे बेटा ये फोर्स, तो वो है बात इसकी डायरेक्शन की। किसकी बात है बेटा मेरे बच्चों, डायरेक्शन की बात है। तो डायरेक्शन का अभी अपन चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर बेटा। अभी अपन मैग्नीट्यूड पे जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। तो पहली बात इन सिंपल वे में बता दो बेटा, डायरेक्शन कहाँ होती है, दोनों जो चार्ज है, ये दोनों जो चार्ज है, इनको लाइन कौन सी जोड़ रही है बेटा, ये वाली लाइन, सीधी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, डायरेक्ट डिस्टेंस जो दोनों के बीच में सीधी जो डिस्टेंस है उसके अलोंग ये वाली लाइन दोनों को सीधी जोड़ रही है, दोनों चार्जेस को, पॉइंट चार्जेस को इसके अलोंग, ऐसे अलोंग। अच्छा सर इसकी जगह है अगर नेगेटिव चार्जेज हो तो कोई बात नहीं बेटा, नेगेटिव का भी देख लो बेटा। ये कौन सा है बेटा अपने पास में Q1, और ये कौन है बेटा अपने पास में Q2 बेटा, ये डिस्टेंस R, ये विथ माइनस अपोजिट नेचर के चार्जेस है। तो क्या होगा, ये वाला प्लस क्या कहेगा, बोले ये इसको अपनी ओर बुलाएगा, प्यार करेगा, हाँ जी बिल्कुल बेटा, दोस्ती निभाएगा इससे। कितने F21 ये वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये वाला क्या बोलेगा, बोला भाई जब तू मेरे को 100 न्यूटन का कर रहा है तो मैं भी तेरे को कितने न्यूटन का करूंगा, 100 न्यूटन का करूंगा, F12। तो बेटा एक चीज तो आप लोग कॉमनली दोनों में देख रहे होंगे, जो आपको यहाँ से डायरेक्शन से दिख रही है। डायरेक्शन क्या होगी, दोनों जो चार्जेस हैं, मैं एक बार सिंपल बोल के जा रहा हूँ फिर आगे डिटेल में करेंगे। दोनों चार्जेस जो हैं उनको जो लाइन, जो सीधी जो लाइन मिला रही है, डायरेक्ट जो डिस्टेंस है उसके अलोंग इस लाइन के ऊपर होगी, इस लाइन पे होगी बेटा। ओके, दोनों को देख करके आपको ये तो मालूम पड़ रहा होगा, ये इधर कितने डिग्री का एंगल है दोनों फोर्सेस के बीच में, 180 180 डिग्री का। यहाँ पे देखो बेटा ये इधर, इसकी मुंडी इधर, इसकी मुंडी इधर, कितना डिग्री का एंगल है बेटा दोनों के बीच में, सर 180 डिग्री का एंगल है। यहाँ भी दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, ये एक पैच कितने डिग्री का एंगल है बेटा, 180 का। मतलब दोनों क्या होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, चाहे वो अट्रैक्टिव हो, चाहे तो दुश्मनी निभाने वाले हो, चाहे दोस्ती करने वाले हो, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा बेटा। चलो भाई बाकी तो चीजें अपन समझते रहेंगे आगे। बात करते हैं मैग्नीट्यूड के बेटा, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, तो देखो दोनों का इक्वल होता है, F12 इक्वल टू F21, क्या इज राइट, नहीं सर, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, इसलिए विथ माइनस। आहा समझ में आ गए होगा बेटा दोनों बच्चों को, सब बच्चों को समझ में आ गए दोनों फोर्सेज बेटा, क्या समझ में आ गए सर, मैग्नीट्यूड बराबर होता है, दोनों बराबर है, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन इधर, ये 10 न्यूटन इधर, अट्रैक्शन है तो ये 10 न्यूटन इधर, तो ये 10 न्यूटन इधर, अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट होते हैं। अच्छा जी, मैग्नीट्यूड सर देखो F12 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड, इक्वल टू मान लिया बेटा अपन ने F, और वो प्रोपोर्शनेट होता है दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है उनके मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। शायद सब बच्चों को मालूम है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ बेटा इसमें। जी M1 M2 आर स्क्वायर की तरह बेटा। चलो F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। जो चीज आ रही है उसको थोड़ा सा स्लाइटली फास्ट ले रहा हूँ बेटा। क्या चीज है, के हो इलेक्ट्रो, शाबाश, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, मेरे हिंदी वाले बच्चों के लिए स्थिर वैद्युत नियतांक। क्या चीज है, स्थिर वैद्युत नियतांक। अच्छा ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स ऑन द मीडियम। कि किस पे डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, एयर में अलग होगा, एरो वैक्यूम में सेम, वाटर में अलग होगा, माइका में अलग होगा, हर एक मीडियम में ये अलग अलग होगा। तो अपना के जो होगा अपना, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, मीडियम पे डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों ना। अब पहली बात के का यूनिट डायमेंशन, तो देखो बेटा इस फॉर्मूले से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो के इक्वल टू कितना आ गया बेटा अपने पास में, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। एफ क्या हो गया बेटा, न्यूटन, इसका क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम इंटू कुलाम, क्या बन गया बेटा, ये कुलाम स्क्वायर अपने पास बन गया। डायमेंशन आप बच्चे इसकी
लिख ही सकते हो मेरे प्यारे बच्चों ना। न्यूटन का डायमेंशन लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, न्यूटन की m1 L1 t-2 इंटू मीटर स्क्वायर की L2 बेटा अपन कूलाम स्क्वायर, कूलाम की कितनी होती है बेटा चार्ज की 80 होती है मेरे प्यारे बच्चों। स्क्वायर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करके इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो कुछ ऐसा था, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ हाँ, तो अब इसका जो डायमेंशन है बेटा यहाँ से अब तुम सॉर्ट आउट कर सकते हो बेटा, कितना हो गया m1 और ये कितना होगा बेटा L3 हो गया, m1 L3 और t-2 है, ये t-2 ऊपर चला जाएगा, t स्क्वायर जो है t-4 a-1 आपकी इसकी डायमेंशन हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स था वहाँ पे G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर था बेटा, जो कैपिटल G जो था वो क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब इस यूनिवर्स में 6.67 इंटू 10⁻11 अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो बेटा वो यूनिवर्स में कहीं भी जाते हैं ना तो वो जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू नहीं बदलती है, बट के जो है वो चेंज होता है बेटा। अब यहाँ पे अपने पास में दो केस यहाँ पे अपने पास में बनेंगे स्पेसिफिक बेटा, के अंदर है ना बेटा, मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है तो दो चीजें आएंगी बेटा के बारे में। के बारे में दो चीजें कौन कौन सी आएंगी, अगर अपने पास में एयर या वैक्यूम हो और एयर या वैक्यूम के अलावा अनदर मीडियम, कोई भी मीडियम हो बेटा अपने पास में, ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच में अगर एयर या वैक्यूम है तो बेटा फॉर्मूला क्या बनता है, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा, ठीक है। और अगर मीडियम होगा बेटा अपने पास में तो K हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर दिक्कत आएगी बेटा अपने को कि सर एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट जो है, जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ क्या है बेटा, वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम बेटा या एयर बेटा, ये मीडियम है तो ये क्या आ जाएगी बेटा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आ जाएगी बेटा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, इसका यूनिट ऑफ डायमेंशन वो चाहे एप्सिलॉन का हो चाहे एप्सिलॉन नॉट का हो, क्या दोनों ही के उल्टे हैं, 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो के और जो एप्सिलॉन नॉट है या फिर के जो एप्सिलॉन जो है वो एक दूसरे के क्या है मेरे बेटे, उल्टे हैं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो जो के का यूनिट जो आया है, किसका यूनिट, के का जो यूनिट आया है, के का यूनिट क्या था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर, तो इन दोनों का यूनिट क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 है, उसको पलटी खिला दो बेटा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसको पलटी खिला दो बेटा, इट्स ओके, इसका भी यूनिट वही होगा बेटा, इसका भी यूनिट वही होगा बेटा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगा बेटा। इसको लगभग अपन कितना लिख लेते हैं बेटा, 9 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन लगभग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर के की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए, और जैसे ही आप लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा अपने पास में, ये वैल्यू निकल के आते हैं 9 इंटू 10⁻9, और के का यूनिट इसका जस्ट उल्टा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये सिर्फ एरिया वैक्यूम के लिए ही एप्लीकेबल है, शायद ये वाली बात समझ में आई होगी। तो फोर्स कितना लगेगा बेटा वैक्यूम में, भाई के के अकॉर्डिंग फोर्स भी लगेगा, तो बेटा जो फोर्स है उसकी भी कहानी देख लो, के की वैल्यू टिकानी है अपने पास में, एयर या वैक्यूम या फिर कोई अनदर मीडियम बेटा अपने पास में, तो बोलो बेटा एफ वैक्यूम या एयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर वो हो कि वो दोनों चार्जेस अगर किसी मीडियम पुट कर दें तो एफ मीडियम इक्वल टू बोलो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और क्या हो गया बेटा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, रट्टा नहीं माने भाई किसी भी चीज के, ये हो गया बेटा अपने पास में, बहुत अच्छे बेटा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, अगर एफ वैक्यूम बटे एफ मीडियम अगर मैं करूं, है ना बेटा, एफ वैक्यूम बटे एफ मीडियम अगर मैं करूं तो जरा ध्यान से देखो कौन कौन मर जाएगा, ये Q1 Q2 मर जाएगा, आर स्क्वायर मर जाएगा, 4 पाई मर जाएगा। क्या एफ वैक्यूम और एफ फोर्स और जो परमिटिविटी है, फोर्स और परमिटिविटी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आपके पास में क्या बचेगा, एफ वैक्यूम ऊपर ले रहे हो तो ऊपर क्या जाएगा बेटा एप्सिलॉन, एक दूसरे के उल्टे हैं, बटे क्या आ जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा बेटा। ये इस रेशियो को अपन एक चीज और बोलते हैं जिसको अपन लिखते हैं एप्सिलॉन आर, क्या लिखते हैं एप्सिलॉन आर, या फिर स्मॉल के से भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन आर क्या चीज है बेटा, आर फॉर रिलेटिव, तो ये हो जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम
इसको हिंदी में ना बेटा अपसलन नोट को निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता और ये माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता बेटा ना। हाँ अच्छा, कुछ कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं। देखो इस कहानी को कैसे याद रखते हैं कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर भी रिप्रेजेंट कर देता है। प्रिमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसकी जगह कभी कभी के भी लिखा हुआ मिल जाता है, इसलिए इसको एक नाम से और पुकार देते हैं, और वो नाम क्या है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बेटा। इट्स ओके, फाइन, थैंक यू, शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से आप ऐसा लिख सकते हो एफ वैक्यूम बटे एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, एफ मीडियम इक्वल टू कितना हो गया? एफ वैक्यूम बटे एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का यूनिट डायमेंशन कुछ भी नहीं होगा, जो यूनिट डायमेंशन एप्सिलॉन का है वही एप्सिलॉन नोट का, दोनों बराबर हैं, तो यूनिट डायमेंशन कैंसिल आउट। नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन। या फिर ऐसा समझ लो, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, कोई यूनिट डायमेंशन नहीं बेटा प्यारे बच्चों। अब देखो बेटा यहाँ से एप्सिलॉन आर जितना ज्यादा होगा उस मीडियम का फोर्स उतना ही क्या होगा बेटा? कम। और एप्सिलॉन आर जितना कम होगा क्या उस मीडियम में फोर्स उतना ही क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। सबसे कम एप्सिलॉन आर किसका होता है? तो देख लो बेटा वैल्यू, एप्सिलॉन आर जो है वो एयर के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए होता है 1। तो सबसे कम कितना होता है? 1 होता है बेटा। सबसे कम कितना होता है? 1 होता है बेटा। ये अगर ये 1 है सबसे कम, तो उसके अंदर फोर्स भी क्या है? सबसे ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पे जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा बेटा? मैक्सिमम लगेगा। बिल्कुल ठीक है। और बेटा एप्सिलॉन आर जो है आप लोग लिखना चाहो किसके लिए? वाटर के लिए। तो वाटर के लिए कितना होता है बेटा? ये 81 होता है मेरे प्यारे बच्चों। एप्सिलॉन अगर अपन लिखना चाहें किसके लिए? फॉर एग्जाम्पल मेटल के लिए, तो मेटल्स के लिए जो वैल्यू होती है वो इन्फाइनाइट होती है बेटा। एप्सिलॉन अगर माइका के लिए लिखना चाहो बेटा तो वो वैल्यू होती है, माइका के लिए होती है अपने पास में लगभग 6 होती है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं कांस्टेंट जो आप लोगों को याद रखनी है। सर कोई यूनिट कैसे नहीं आया? तो एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, न्यूटन बटे न्यूटन या फिर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। अच्छा, इतनी मेरी कहानी मेरे बच्चों को समझ में आई होगी, लेकिन यहाँ एक चीज देखिएगा बेटा, यहाँ पे जो आपके पास में जो मीडियम आपने फुलफिल किया, उस मीडियम के अंदर जो आपका डाइलेक्ट्रिक है जो है वो कंप्लीट रूप से फुलफिल्ड है, तब ये फॉर्मूला अपने पास में वैलिड है। कंप्लीट का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट का मतलब ये हुआ कि बेटा ये दोनों जो चार्जेस थे Q1 और Q2, डिस्टेंस कितनी थी? R। इस पूरी के अंदर, पूरी डिस्टेंस के अंदर अपने पास में या तो कंप्लीट रूप से एयर है, केस नंबर 1 कंप्लीट एयर है, या फिर कंप्लीट रूप से कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। कंप्लीट मीडियम, कंप्लीट फुलफिल्ड, फुलफिल्ड फुलफिल्ड मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ, एकदम पूर्ण रूप से भरा, फुलफिल्ड है बेटा। अगर ये कंप्लीट रूप से फुलफिल्ड नहीं हो तो सर, तो सुनो बेटा, देखो इफ मीडियम या फिर एप्सिलॉन आर या फिर स्मॉल के इज पार्शियली फुलफिल्ड, पार्शियली फिल्ड, पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा सा, पूरे में नहीं, थोड़े से में। बाल्टी 20 लीटर की है, उस 20 लीटर की बाल्टी में 2 लीटर पानी डाला हुआ है, 1 लीटर पानी डाला हुआ, उसको बोलते हैं पार्शियली, आंशिक अपन बोलते हैं। मतलब जरा एग्जांपल से समझो, ये Q1, ये क्या मेरे बेटे Q2, डिस्टेंस कितना है बेटा R, और इसके अंदर T थिकनेस का अपन ने कोई भर दिया, T थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? कितना है बेटा इसका? K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख रहा हूं बेटा K, ठीक है। ये T थिकनेस का है, T क्या है बेटा? इसकी थिकनेस है मेरे प्यारे बच्चों। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या बनेगा? तो सुनो, जो अपने पास में R इफेक्टिव जो होगा दोनों चार्जेस के बीच का, जो R इफेक्टिव जो होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रख लो, R माइनस T प्लस, एक 1 सेकेंड, होल्ड योर सेल्फ 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ बेटा इसको। R माइनस टी प्लस टी रूट के, ठीक है। R इफेक्टिव की वैल्यू आपके पास में ये निकल के आएगी बेटा, R माइनस टी प्लस टी रूट के। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ है बेटा? कि अपना डाइलेक्ट्रिक वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नहीं है बेटा, ये आपका एप्सिलॉन आर है बेटा,
क्या है मेरे बच्चों, एप्सिलॉन आर है बेटा, है ना। मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स कितना लगेगा बेटा, तो इसकी जगह आर इफेक्टिव की आर की जगह ये टिका दो बेटा। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा एफ इक्वल टू किसी भी मीडियम में एफ इक्वल टू बोलो बेटा के Q1 Q2। सर के क्या चीज है, कि अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, यह है आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, अपॉन आर माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन आर लिख दे रहा हूं बेटा, मैं आपको दिक्कत नहीं। क्या इसका स्क्वायर इफेक्टिव का, यस सर इफेक्टिव का स्क्वायर होता है, अपॉन आर स्क्वायर करते हो आर स्क्वायर होता है। ये एक्चुअली में ये फॉर्मूला होता है बेटा अपने पास में, ये फॉर्मूला। तो सर इस फॉर्मूले से फिर आर स्क्वायर कैसे बना, तो समझो अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस आर थी बेटा अपने पास में, अगर इसको अगर आप बच्चे चाहते हो ना कि सर किसी को ड्राइव करके बताओ ये कैसे आया, टी थिकनेस का अगर अपने आर जो दोनों के बीच में सेपरेशन जो था तो वो आर का था, इनके बीच में टी थिकनेस का अगर आपने रख दिया तो सर ये आर इफेक्टिव इतना कैसे निकल गया है। तो बच्चों इसका आंसर ये कि अगर आप बच्चों की अगर ये इच्छा है तो किसी रोज मुझे आप लोग कमेंट कर देना, जब भी आपको लगे किसी भी सिंगल बच्चे को मुझे बता देना, मैं इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन करके आप बच्चों को क्लियर कर दूंगा बेटा। मैं अगर कंप्लीट रूप से मैं फुलफिल कर दूं बेटा टी थिकनेस का, कंप्लीट रूप से फुलफिल कर दूं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा अपने पास में, ये फॉर्मूला बन जाएगा, देखो इसी को देखते रहो बेटा, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन पूरा हो गया तो आर इक्वल टू क्या हो गया बेटा टी, आर इक्वल टू टी, तो इसमें आर इक्वल टू टी टी का हो बेटा, आर माइनस इसकी जगह भी टी की जगह भी आर प्लस आर रूट एप्सिलॉन आर। ठीक है भाई, रूट एप्सिलॉन आर, आर माइनस आर प्लस आर इंटू एप्सिलॉन आर। दोनों के बीच में अगर मान लो एयर है, ये मान लो कि क्या है एयर है, एयर है तो एप्सिलॉन आर कितना हो गया बेटा 1 हो गया बेटा यहाँ पे, तो इसकी जगह 1 रखेंगे, 1 का रूट क्या आ गया बेटा 1 आ गया बेटा अपने पास में। ये आर से आर इसका स्क्वायर चल रहा है बेटा, स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर इस आर से आर ये क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गए, तो ये नीचे क्या बचा रूट का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो आपके पास में एफ बराबर हो गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों यस और नो। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, इसलिए आप बच्चे ये जो आर इफेक्टिव की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू जरूर से रिमाइंड करो बेटा, रिमाइंड इट बेटा, ठीक है ना, इसको बिल्कुल से तैयार कर लो बेटा। हो सकता है कि आपके पास में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखी हो और टी थिकनेस का उसमें रख दिया हो बेटा को डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो आपके पास में फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, थोड़ा सा याद रखना, फिर भी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं ड्राइव करके आपको बच्चों को बता ही दूंगा बेटा। ठीक है भाई, इट्स ओके सर, इतना समझ में हमें बैठा बहुत अच्छे से बेटा। क्वेश्चन की तुम टेंशन मत लो, क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवा देंगे बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा वेक्टर फॉर्म इसका अगर मैं देखना चाहूँ, वेक्टर फॉर्म अगले वाला वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे बेटा, बहुत आसान है बेटा, एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किसी को भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसके सर पे टोपी हो, और जिसके सर पे टोपी हो यूनिट वेक्टर, उसका वैल्यू कितना होता है बेटा 1, और ये क्या होता है आर वेक्टर बटे आर वेक्टर का मोड, या फिर कहूँ तो आर के एफ इक्वल टू आर वेक्टर बटे आर। शायद यूनिट वेक्टर आपको वेक्टर में समझ में आई गया होगा बेटा, तो इसको छाप दो बेटा, तो एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर इसकी जगह क्या लिख दो, आर के जगह बेटा इसका मोड, तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन ये कितना हो गया बेटा आर स्क्वायर, ये कितना हो गया आर क्यूब, और ये क्या हो गया बेटा अपने पास में आर वेक्टर। बोलो बेटा यस और नो। अब आपको इस वेक्टर फॉर्म से एक बात समझ में आ रही होगी, क्या बात समझ में आ रही होगी, ये जो आर जो अपन बोल रहे हैं आर, ये बेटा क्या चीज है, डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है वेक्टर। तो दो जो चार्जेस जो होते हैं बेटा कहीं पर भी पड़े हैं इस नेचर में Q1 और Q2, उनके बीच की अपन ये बोल देते हैं सीधी डिस्टेंस, सीधी इसलिए बोलते हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस इसलिए बोलते हैं, या फिर मिनिमम डिस्टेंस इसलिए कहते हैं, सबसे कम दूरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए दोनों चार्जेस के बीच का सीधा मतलब दोनों चार्जेस को सीधा मिला दो, डायरेक्ट मिला दो बेटा दोनों चार्जेस को,
तो उनके बीच में जो मिनिमम लेंथ आएगी वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसलिए वेक्टर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, बोलो बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना बेटा। फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन पे आप लोग इसको लिख सकते हो। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। और भी आप इसको रूप देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा इसमें वो नहीं करूंगा बेटा, बिल्कुल भी। आप तो इतना याद रखिए कि ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, फाइनल वेक्टर माइनस का इनिशियल वेक्टर आपका निकल के आएगा बेटा। अब इससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो। सर हम कैसे निकालेंगे, पढ़ा तो आप रहे हो, मैं जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा इस पे तब आपको पूरा का पूरा इस पे लगवा दूंगा बेटा मैं इस पे क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक के लेक्चर में अपन लोगों ने जाना है क्या, बहुत बेसिक सी चीजें जो आप बच्चों को आती है, फोर्स कितना लगता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, पॉइंट चार्ज क्या होता है, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करता है क्या, बिल्कुल मीडियम पे डिपेंड करता है, कुछ इस प्रकार से के की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। और इसके बाद में अपने क्या पढ़ा भाई, इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक जो आपका कांस्टेंट है उसके इक्वल आएगा बेटा, ठीक है। और ये मीडियम पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल बहुत अच्छे बेटा। अगर टी थिकनेस का इसमें फुलफिल कर दें बेटा, पार्शियली फुलफिल कर दें बेटा, तो आर इफेक्टिव कितना निकल के आएगा, इतना निकल के आएगा। इसकी डेरिवेशन करनी है तो बिल्कुल मुझे आप बच्चे बता दीजिएगा बेटा। अगर सर ये फिर ये फॉर्मूला कैसे बना अपने पास में के क्यू अपन आर स्क्वायर वाला, तो अगर कंप्लीटली फुलफिल कर दूं, आर इक्वल टू टी का मतलब कंप्लीटली फुलफिल कर दिए बेटा। अगर कंप्लीट फुलफिल कर दो बेटा इसको, तो आर बराबर टी हो गए, तो आर बराबर टी रखोगे तो अपने पास में ये फॉर्मूला बन गया बेटा। अपने पास में कुछ ये कांस्टेंट वैल्यूज थी जो अपने को आनी चाहिए। किसी मीडियम में जाने पे फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, कम, तो मैक्सिमम कहाँ लगेगा बेटा, मैक्सिमम लगेगा अपना एयर या वैक्यूम के अंदर अपना मैक्सिमम लगेगा बेटा। इट्स ओके सर, फाइन, इट्स ओके। बाकी चीजें न्यूमेरिकल में सब सही समझ में। वेक्टर फॉर्म टोपी वाले से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसको टोपी वाले से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इससे अपने को क्या मिल जाती है बेटा, इसकी डायरेक्शन मिल जाती है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, जो यूनिट वेक्टर की होती है। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है बेटा, सब बच्चों को मालूम ही है। अगर दोनों चार्जेज अगर जुड़े हुए हैं ऐसे, अगर ये दोनों चार्जेज हैं अपने पास में, ये Q1 है, ये Q2 है, ये अपने पास में R है बेटा डिस्टेंस, ये R वेक्टर है, तो बोलो बेटा आर कैप की डायरेक्शन, आर कैप की डायरेक्शन ये लो बेटा, इसके लिए ये होगी, इसके लिए आर कैप की डायरेक्शन ये होगी मेरे प्यारे बच्चों। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, ठीक है। ये बाकी न्यूमेरिकल अपन लोग करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब आपको बेटर समझ में आएगा क्वेश्चन के ऊपर। तो अब इसमें सर क्या रह गया, ऐसी कोई चीज जो रह गई हो, हाँ जी बहुत कुछ रहा है बेटा, इसके बहुत कुछ रहा है। अब समझिए इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब फोर्स, ठीक है ना। कूलम्ब फोर्स की प्रॉपर्टीज नंबर 1 किसके लिए एप्लीकेबल होता है बेटा, हाँ आप जो है ना F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो, फॉर पॉइंट चार्जेज के लिए, जो पॉइंट चार्जेज है उनके लिए लगा सकते हो। या तो आपको चार्जेज ऐसे दे रखे हो Q1 और Q2 पॉइंट दे रखे हो, अगर ये नहीं दे रखे हो तो और कब लगा सकते हो बेटा, यहाँ अप्लाई कर सकते हो। नंबर 2 सर यहाँ पे से अप्लाई कर सकता हूँ कि ये ए स्पेयर है, ये बी स्पेयर है, दोनों के ऊपर कोई ना कोई अपने चार्ज दे रखा है Q1, इसके ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव दे रखा है बेटा अपन ने, Q2 दे रखा है अपन ने। सर यहाँ पे क्या मैं कूलम्ब फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ क्या, तो बेटा मैं आपको क्या बोलूँगा बेटा कि यहाँ पे अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं तभी आप लगा सकते हो। सर पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव कब करेंगे, जब दोनों के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो मान लो कि r है बेटा। अगर इनका साइज जो है क्या है बेटा, साइज जो है वो बहुत 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 छोटा हो, किससे, r से, मतलब r जो है वो बहुत ज्यादा हो। अगर देखो जरा सोच के देखो, इसके बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी ना, तुम इसको ये साला दूर से देखूंगा, किसी चीज को तुम बहुत दूर से देखते हो, तो क्या इतनी बड़ी चीज भी क्या आपको इतनी सी नजर आती है, चिन्नी सी, हाँ जी चिन्नी सी नजर आती है बेटा अपने को, मतलब वो पॉइंट जैसे नजर आएगी, तभी आप इसको लगा सकते हो बेटा। तो सर क्या मैं इन पे कूलम्ब फोर्स लगा ही नहीं सकता क्या, लगा सकते हो, कब, और देखो एक केस ये हो गया बेटा। नंबर 2 इसी के अंदर नंबर 2 बेटा देखो, अगर ये दूर हैं, हाँ ध्यान से बेटा, ध्यान से मेरी बात ध्यान से, बहुत दूर है, ये आर ज्यादा ना बेटा साइज के कंपेयर में, बोलो आर बहुत ज्यादा है बेटा, बहुत ज्यादा है आर,
किसके कंपेयर में? साइज के कंपेयर में। मतलब डिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये वाला इसको देखेगा ना, बहुत दूर से अगर देखेगा तो इसको इतना बड़ा था ना, वो इतना सा दिखेगा, इसको बिल्कुल पॉइंट जैसा दिखेगा। ये वाला इसको देखेगा ऐसे दूर से, तो इसको ये इतना बड़ा जो था वो कितना सा दिखेगा, एकदम पॉइंट जैसा दिखेगा, छोटा सा दिखेगा। तो अगर दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर हैं, ऐसा बोल दो चाहे कि अगर दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, तब आप लगा दीजिएगा बेटा। हाँ, लेकिन अगर कम डिस्टेंस पे होंगे तो नॉट अप्लीकेबल। हाँ सुनो बेटा, ये और ये, अगर ये दोनों बहुत पास में, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, ये कोई गारंटी नहीं है प्लस प्लस ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर दोनों बहुत पास में हो, दोनों क्या हो बेटा, पास पास हो, समझ रहे हो इंग्लिश वाले बच्चों, दोनों बिल्कुल एकदम पास पास में हो। मान लो कि इस पे Q1 है, मान लो कि इस पे Q2 है बेटा। ये जो R डिस्टेंस है ये कहां से है, इसके सेंटर से C1, इसका सेंटर क्या है C2 बेटा। अगर जो स्पेयर का जो सेंटर है वो C1 है, इस स्पेयर का सेंटर भी C2 है, इसलिए चार्जेस का जो सेंटर है वो भी इस कंडीशन में C1 पे ही आएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। जो चार्जेस है इनका जो सेंटर है वो भी इस चार्जेस का सेंटर कहाँ आएगा, जहां पे स्पेयर का सेंटर C2 पे। लेकिन अगर दोनों पास में है तो बेटा क्या होगा, इंडक्शन इफेक्ट। इंडक्शन इफेक्ट सर, यहाँ इंडक्शन जब दूर दूर है तब क्यों नहीं है? यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। यहाँ पे अगर बहुत दूर दूर है तो इंडक्शन इफेक्ट जो होता है वो क्या होगा, नेगलेक्ट। बहुत दूर है तो इंडक्शन इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इंडक्शन इफेक्ट को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं बेटा। लेकिन अगर पास पास में है तो इंडक्शन इफेक्ट होगा भाई, नहीं कर सकते। तो क्या होगा इसका, होगा हालचाल ये होगा बेटा इसका, अपने डिस्टेंस ये थी बेटा, ये थी बेटा अपने पास में आर, ये C1, ये C2। क्या होगा इंडक्शन इफेक्ट के कारण, ये प्लस, इंडक्शन इफेक्ट में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा के हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा सीधा, ये प्लस, ये साला इसको पूरे को रिपेल करेगा ऐसे खूब अच्छे, ये वाला प्लस पूरे को इसको रिपेल करेगा, तो ये क्या होगा, ये वाला इसको पूरे को रिपेल करेगा, तो साला ज्यादा चार्ज जो है ना वो यहाँ जाके बैठ जाएगा, कम चार्ज इधर बचेगा, समझिए। ये वाला इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये प्लस साला इधर जाके टिक जाएगा पूरा का पूरा, इधर थोड़ा बहुत बचेगा, हल्का फुल्का सा बचेगा। अगर ऐसा होगा तो जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, इधर जो है ना चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, इधर कम, इधर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा, या फिर ऐसा समझ लो ये इसको पूरे को रिपेल करके यहाँ फेंक देगा, ये वाला इसको पूरे को रिपेल करके इधर फेंक देगा अधिकतर चार्ज को। तो अब जरा देखो बेटा, ये जो चार्जेस, अब इनका सेंटर कहाँ आएगा, इनका सेंटर यहीं पे आएगा या फिर ज़्यादा ही हो रहेगा, ये चार्जेस इधर डेंसिटी ज़्यादा है तो सेंटर यहाँ आ जाएगा बेटा, इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं P1। इनका सेंटर, इन चार्जेस का सेंटर, इन चार्जेस का सेंटर भी इनके जरा पास में आएगा P2। अब बताइए बेटा, डिस्टेंस उतनी है कि चेंज हो गई, चार्जेस के सेंटर की डिस्टेंस होती है, ये मान लो D है, यहाँ पे दोनों मैंने सेम नेचर के लिए बताइए, सेम नेचर के लिए मैंने। अब मुझे बताइए, जो डिस्टेंस जो आती है वो किसके बीच की आती है, वो बॉडीज के अगर सेंटर की या फिर चार्जेस के सेंटर की, चार्जेस के सेंटर की डिस्टेंस। और इस केस के अंदर इंडक्शन अगर पास पास में, इंडक्शन इफेक्ट होने से चार्जेस का सेंटर चेंज हो गया, द सेंटर ऑफ चार्जेज, है ना बेटा, क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया, बदल गया, चार्जेस का केंद्र बदल गया। मुझे बताइए डी जो है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। मान लो इस केस के अंदर, ठीक, आप लोग जानते हो ना बेटा, एफ इक्वल टू क्यू इक्वल टू अपॉन आर स्क्वायर, जो डी है वो इंक्रीज हो गई, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, डी ग्रेटर देन आर। डी अगर ज्यादा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, कहने का मतलब डी जो है वो इसके कंपेयर में, आर के कंपेयर में इंक्रीज हो गई, तो डिस्टेंस जो होती है क्या वो एंटी प्रोपोर्शनेट होती है बेटा फोर्स की, एंटी प्रोपोर्शनेट होती है, इसलिए फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब वो फोर्स जो है वो नहीं रहेगा, फोर्स विल बी चेंज्ड, और वो चेंज में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बेटा। हाँ इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ पे दोनों मैंने सेम नेचर के लिए प्लस प्लस, अगर माइनस माइनस होगा तब भी ऐसा ही होगा, पूरा माइनस इधर इकट्ठा हो जाएगा, इधर वाले का माइनस इधर इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तब क्या होगा सर, वो भी देख लो पास पास।
C2 C1, ये डिस्टेंस R, डिस्टेंस R, इंडक्शन इफेक्ट हो। क्या होगा बेटा इंडक्शन इफेक्ट की वजह से? ये जो था चार्ज, बोलो ये वाला चार्ज, ये सारे पूरे माइनस को बोलेगा आजा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, पूरे को बुला लेगा, इधर वाला माइनस, ये साला सब ज्यादा चार्ज यहाँ पे, ये C2 था बेटा, इधर क्या बचा है? कम बचा थोड़ा बहुत। ये वाला जो नेगेटिव है इस पूरे पॉजिटिव को बोलेगा आजा, जितना ये इसको प्यार करेगा उतना ही तो ये करेगा, तो ये वाला प्लस इतना आ जाएगा। यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। ये आपके पास में C1, ये बेटा R थी बेटा। अब बताइए इन चार्जेस का सेंटर कहाँ हो गया? ये रहे चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा, तो क्या इनका सेंटर इस बार इधर शिफ्ट हो गया, हेवियर? ये वाले इनका सेंटर चार्जेस का, ये वाला सेंटर सर यहाँ पे हो गया P2। अब मुझे बताइए दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है ये D, इंक्रीज या डिक्रीज? क्या इस बार D जो है वो लेस देन R है, डिस्टेंस क्या हो गई? डिक्रीज, इसलिए फोर्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो कूलम्ब फोर्स जो है वो वैलिड नहीं हुआ बेटा अपना। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, बहुत अच्छा, क्योंकि पॉइंट के लिए वैलिड है। और भी बताता हूँ बेटा इसी प्रॉपर्टी में, थोड़ा डीप यार बेटा ना, थोड़ा पढ़ रहे हो तो यार थोड़ा सा डीप देखो यार, है ना बेटा। पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, पॉइंट पे भी कब कब होता है, दूर होते तब होता है, पास में होंगे तो क्या होगा? इंडक्शन होगा। अब तुम थोड़ा याद भी कर लो, अगर सेम नेचर के हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा? पास पास में तो डिक्रीज हो जाएगा बेटा, फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर अपोजिट नेचर के चार्जेज हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा मेरे बेटा, क्योंकि जो आपके पास में ये जो P1 और P2 सेंटर किसका है बेटा? सेंटर ऑफ चार्जेस, सेंटर ऑफ चार्ज। तो ये सेंटर ऑफ चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट में, अच्छा ये तो कर ही चुके थे क्या अपन लोग? इट्स ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट में बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा इसमें एक और बता दूं बेटा, अगर बढ़िया, अगर आप बच्चे चाहो तो, हाँ बिल्कुल चाहो तो मैं बता दूंगा बेटा, बिल्कुल। देखो नंबर सेकंड है बेटा, ये स्टैटिक कंडीशन में ही अप्लाई होता है। किसमें बेटा? स्टैटिक कंडीशन में ही ये फोर्स अप्लाई होता है बेटा। K/Q1Q2/R इसको स्टैटिक कंडीशन में अप्लाई होता है बेटा। ये चार्ज के भागते हुए कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है। अच्छा, मतलब जो चार्जेज हैं Q1 और Q2 वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी स्टैटिक होने चाहिए। सर भागते हुए कंडीशन में अप्लीकेबल है, क्यों नहीं होंगे? तो सुन बेटा मेरी बात, एक बात तुमको बताई गई थी बेटा कि अगर देखो ये मान लो कि Q1 चार्ज है बेटा, ये मान लो कि Q2 चार्ज है बेटा, अगर ये दोनों चार्ज भाग रहे हैं तो आप बच्चे जो है वो कूलम्ब फोर्स नहीं लगा सकते। सर क्यों नहीं लगा सकते हम कूलम्ब फोर्स? मान लो कि ये V1 से भाग रहा है, ये V2 से भाग रहा है, सर क्यों नहीं लगा सकते हम कूलम्ब फोर्स? तो सुनो, अगर दोनों कोई भी चार्ज अगर भागता है, अगर मोशन में है, मैं स्टार्टिंग में बताया हुआ है, तो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, प्लस क्या अपने साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। जी, बोले ये वाला चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, बी भी बनाएगा, ये भी अपना क्या बनाएगा बेटा? बी भी बनाएगा। तो अब जो आपके पास में जो नेट फोर्स जो आएगा, नेट फोर्स जो आएगा वो कितना होगा? Fe का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस अगर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स पे लगेगा, तो Fb का मतलब मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स बोलते हो, और ये मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, हिंदी वाले बच्चों के लिए चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा बेटा। तो नेट फोर्स जो है वो ऐसा निकल के आएगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग के अंदर, खोपड़े के अंदर साला एक तार बड़ा उलझा हुआ है। क्या उलझा हुआ है? सर हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं, ये न्यूक्लियस होती है सर, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पड़े रहते हैं, ये इसकी रेडियस r है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वैसे भाग रहा है, इसका मास सर m है, ये v वेलोसिटी से भाग रहा है, फिर भी हम क्या लगाते हैं? बोलो बेटा, यहाँ पे जो आपका सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, कौन? mv² अपॉन r इक्वल टू, बोलो K
इसको इस पे चार्ज मान लिया बेटा, न्यूक्लियस पे चार्ज मान लिया Q1 और इस पे चार्ज क्या मान लिया बेटा अपने Q2, तो K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा R²। तो सर यहाँ पे हमने कैसे लगा दिया, इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन मेरा अभी टारगेट न्यूमेरिकल का नहीं है, इसके ऊपर मेरा टारगेट अलग है बेटा यहाँ पे समझाने का। तो सर mv² अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो किसके इक्वल लिखते हो बेटा, दोनों चार्जेस के बीच का, दोनों चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल लिखते हो, जिसको आप लोग ऐसा लिख देते हो, इस पे न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो गया बेटा ZE हो गया, इस पे कितना हो गया E हो गया, तो आप लोग ऐसे देखते हो, पढ़ के आते होंगे mv² अपॉन r बराबर, ठीक है ना, Q बराबर Ne, ये Ne जैसा ही है बेटा, N की जगह क्या है बेटा N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा न्यूट्रल है, तो क्या लिख दिया K Q1 की जगह क्या आ गया बेटा ZE, इसकी जगह क्या आ गया E अपॉन क्या आ गया R², तो ये कितना आ गया फाइनल आपके पास में, एक RCA मार दो बेटा, तो ये आ गया बेटा mv² इक्वल टू K ZE² अपॉन R, कैपिटल R है तो कैपिटल L बेटा, ये आपके पास में इक्वेशन बनती है। हाँ सर बनती तो है, बना के तो आए थे। तो सर यहाँ पे फिर आपने कूलम्ब फोर्स कैसे लगा दी, चार्ज तो भाग रहा है, ये साला चार्ज तो भाग रहा है, फिर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगा दिया यहाँ पे, तो सुन बेटा मेरी बात, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भागता हो जो इलेक्ट्रॉन ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, अपना चुंबकीय क्षेत्र बना रहा होगा बेटा ये, लेकिन जो है ये साला क्या ये स्टैटिक है, ये तो नहीं भागती है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा बेटा 0, तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही तो प्रोड्यूस हुआ ना बेटा, दो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी पैदा हो गए, दो होंगे तभी तो दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा बेटा, एक ही फील्ड है, मतलब एक चार्ज अगर स्टैटिक है, आप ये बोल सकते हो कि अगर एक चार्ज स्टैटिक है Q1 और Q2 में से, Q1 एंड Q2 में से एनी वन चार्ज इज स्टैटिक, अगर एक भी चार्ज अगर आपका स्टैटिक है, अगर रुका हुआ है, देन यू कैन अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स, अगर एक भी चार्ज रुका हुआ है तो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हो। आई थिंक मेरे बच्चों पॉइंट नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या था बेटा इसका, हाँ कि स्टैटिक कंडीशन में लगता है, बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भागेगा तो साथ में एक और फोर्स आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स बेटा, ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या थी, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, आप बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ये लो बेटा, ये लो, ये कौन है Q1, ये कौन है Q2, ये क्या है R बेटा, फोर्स कहाँ लगता है बेटा, दोनों चार्जेस को सीधा मिलाओ, इन दोनों चार्जेस को सीधा मिलाओ, मिला दिया सर, ये रहा सीधा मिला दिया सर, इसी लाइन के अलोंग लगेगा, अलोंग द लाइन, कौन सी लाइन, जो दोनों चार्जेस को सीधा मिला रही हो, सीधा मिला रही हो उस लाइन के अलोंग, क्या दोनों चार्जेस को अगर सीधा मिलाऊं तो ये लाइन मिलाएगी बेटा दोनों चार्जेस को सीधा, इस लाइन के अलोंग, ये इधर हो गया F12 और इधर क्या हो गया F21, क्या अभी अपन लिख के आए थे बेटा, किस लाइन के अलोंग, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अब पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस, इन चार्जेस के जो सेंटर हैं उनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग आएगा बेटा, मतलब कभी भी ये जो फोर्स है Q1 Q2, ऐसा नहीं कि एक ऊपर एक नीचे, ऐसा फोर्स नहीं लगेगा बेटा, ये लाइन को जॉइन करने वाला, ये जो फोर्स है लाइन को जॉइन करने वाली लाइन पे थोड़ी लग रहे हैं बेटा, दोनों को तो लाइन जॉइन करने वाली ये है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा सर ये अगर चार्जेस जैसे पड़े हैं तो थोड़ा डायरेक्शन सीख लो बेटा, काम में आएगी, ये Q1 ये Q2, बताओ बेटा कैसा लगेगा, दोनों चार्जेस को सीधा मिला दो, ये साला सीधा मिला दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, इस पे फोर्स इधर F और इस पे फोर्स F इधर बेटा, समझ रहे हो बेटा, कैसा भी एग्जांपल बना दो, अगर दोनों दो चार्जेज यहाँ पड़े हो, ये Q1 पड़ा हो और ये आपके पास में Q2 पड़ा हो, बोलो बेटा फोर्स की डायरेक्शन, अरे बेटा दोनों चार्जेस को सीधा मिला दो, ये लो सीधा मिला दिया बेटा, दोनों चार्जेस को मिलाने के बाद में इसी लाइन के अलोंग, ये दोनों अगर सेम नेचर के हैं तो ये वाला इधर और ये वाला इधर, ये लो बेटा इसी लाइन के अलोंग लगेगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी बेटा। अच्छा सर ये वाली बात तो समझ में आती है, समझ गए, दोनों चार्जेस को मिलाने वाले जो लाइन है उसके अलोंग, उसी लाइन के ऊपर,
हाँ सर, इसमें कहाँ दिक्कत आ गई? तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? हमेशा ऑलवेज कितना बनता है बेटा? 180 डिग्री। इसलिए तो बेटा अपन लोग क्या लिखते थे? F12 इक्वल टू माइनस F21, मतलब क्या है बेटा? ये बोथ फोर्सेज आर, बोलो बेटा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है बेटा? इक्वल, बट जो डायरेक्शन है वो क्या है मेरे बेटे? अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, क्या मेरे प्यारे बच्चों? ये तो एनएलएम थर्ड हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम। थर्ड हो गया कौन सा? एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ हो गया सर ये तो। हाँ जी, एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है, तो आंसर है यस, फॉलो करता है। फायदा क्या हुआ इससे? बहुत बड़ा फायदा है, इधर देखो। Q1 Q2, ये इसका मास कितना है बेटा? M1, इसका मास कितना है मेरे बेटे? M2। दोनों को पकड़ के रखा हुआ है, तो बताइए इसका इनिशियल स्पीड U1 कितना है? 0। इसका भी इनिशियल स्पीड U2 कितना है मेरे बेटे? 0। जैसे ही दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, वो चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, तो क्या होगा? ये वाला जो चार्ज है, जो मास M1 है, वो इधर भागेगा कितने की वेलोसिटी से? V1 वेलोसिटी से। ये वाला जला इधर भागेगा कितने की वेलोसिटी से? V2 की वेलोसिटी से। अच्छा जी बेटा जी, क्या ये मेरे प्यारे बच्चों दो चार्जेस का सिस्टम है? सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, दिस सिस्टम ऑफ टू चार्जेज है। तो क्या हुआ सर? ये जो फोर्स जो लग रहा है ना बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका जो फोर्स है, वो सिस्टम के अंदर लग रहा है कि बाहर लग रहा है? सर इनसाइड द सिस्टम। मतलब यहाँ पे Fe जो है वो आपका इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। मतलब अपनी भाषा में सर मतलब बताओ ना। अरे अपन बाहर से पकड़ के नहीं भगा रहे हैं इनको, नहीं, अपने तो ऐसे लाए रखा है इसे, फिर जैसे छोड़ेंगे ये साले खुपच ऐसे भाग गए अपने आप, अपन नहीं भगा रहे। ठीक है, सही, ये मास पकड़े रखा हुआ है तो वेलोसिटी 0 है, जैसे मैं छोड़ूंगा ये खुपच भाग गए साला, अपने तो नहीं भगाए बेटा। ये इंटरनल फोर्स की वजह से। अगर इंटरनल फोर्स लग रहा है या फिर एक्सटर्नल अगर 0 है बेटा, नेट फोर्स अगर 0, ऐसा समझ लो नेट फोर्स 0 है, दोनों का एक दूसरे पे फोर्स 0 क्यों है? इधर कितना लग रहा है बेटा? इधर कितना लग रहा है? ये इधर भी क्या 100 न्यूटन, मतलब F न्यूटन। इधर भी कितना लग रहा है बेटा? F लग रहा है। दोनों के बीच में F नेट निकालूं बेटा, F नेट इक्वल टू, बोलो बेटा कितना लग रहा है बेटा? सर दोनों के बीच में F नेट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बोलो अपोजिट, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो A माइनस का भी F माइनस का F कितना होगा बेटा? नेट फोर्स 0 हो गया। अगर ऐसा है तो बेटा आप बच्चों को एक मालूम होनी चाहिए बेटा मैकेनिक्स में एक बात, क्या जो P जो है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। सर P क्या चीज है? लीनियर मोमेंटम। अभी पॉइंट याद रख लो बेटा कि ऐसा ऐसा लगता है, फिर क्वेश्चन कराऊंगा बेटा 1 बाय 1 आपके ऊपर। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा बेटा इनका। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो P इनिशियल टोटल, मतलब इनिशियली टोटल इक्वल टू, बोलो बेटा P फाइनल टोटल। जितना पहले था भागने से पहले, फोर्स लगने से पहले, उतना ही फोर्स लगने के बाद में दोनों बराबर होंगे। चलो भाई लगाते हैं। M1 वाले का इनिशियल स्पीड U1 प्लस M2 इंटू U2, क्या ये इनिशियल टोटल हो गया? इसका इनिशियल कितना होगा? U1, M1 U1, इसका M2 U2, और भागने के बाद में इक्वल टू, बोलो बेटा कितने से भाग रहा है ये? M1 वाला जो है कितने से भाग रहा है बेटा? V1 स्पीड से, V1 स्पीड से। तो M1 V1 प्लस M2 V2। अब इनिशियल कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 0। इसका भी कितना है बेटा? 0। तो क्या यहाँ से अपने पास में ये आ गया है क्या? M1 V1 इक्वल टू माइनस M2 इंटू V2। बस आई थिंक बात समझ में आई होगी मेरे बेटे, हाँ या ना, यस और नो। सर एक क्वेश्चन करवा दोगे ना तो हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बिल्कुल, ये लो बेटा 2 ग्राम 3 ग्राम, ठीक है, कोई भी मास थे बेटा, भाग रहे, दोनों ने फोर्स लगाया, इसने इस पर लगाया, इधर इधर फोर्स लगाया, तो इसकी वेलोसिटी बन गई आपके पास में, फाइनल जो वेलोसिटी है वो बन गई आपके पास में 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 कर लो, 4 कर लो, थोड़ा सा वैल्यू आए,
4 कर लिया बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड। ये इधर भागेगा v2 स्पीड से, तो v2 स्पीड कितनी होगी बेटा, तो सीधा लगा दो यार बेटा, क्या लगा दो, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 विथ माइनस, माइनस साइन क्या शो करेगा, सिर्फ डायरेक्शन को बेटा, इसलिए मैग्नीट्यूड ले लो बेटा सीधा की सीधा। m1 कितना है 2 ग्राम, तो क्या ग्राम को ग्राम ही रहने दो क्या, हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा इधर आके बेटा। 2 ग्राम इंटू v1 कितना है बेटा 4 इक्वल टू m2 कितना है बेटा 3 ग्राम इंटू v2 कितना है सर निकालना है, ये क्या ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बोलो मेरे प्यारे बच्चों v2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2 इंटू 4 कितना हो गया बेटा 8 बट्टे कितना हो गया बेटा 3, 8 बट्टे 3 तो कितना हो गया बेटा ये 2.66 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छे, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन एक मैंने करवा दिया ऐसा ही जनरली, शायद समझ में बैठ गया होगा। और भी बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, रुक करके सिर्फ कॉन्सेप्ट का भाई एक बार वेट करो बेटा आप बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी कौन सी थी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा और बहुत से प्रॉपर्टीज हैं, जो मेन थी वो मैंने आपको बताई बेटा, चर्चा करवाई बेटा, ठीक है। और क्या बता सकते हो, और ये बता सकते हो कि यार बेटा देखो ना ये फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, ये जो होती है न्यूक्लियस जो होती है इसकी साइज कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर, 1 फर्मी मीटर। इस रेंज के अंदर कौन सा फोर्स लगता है बेटा, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगता, सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स लगता है बेटा। यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है वो न्यूक्लियस में अपन लोग जानेंगे बेटा। इसका मतलब इस रेंज के अंदर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसको अप्लाई नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपना अप्लाई नहीं कर सकते हैं, छोटी सी बात है। मींस अपना जो आर जो है, आर दोनों चार्जेस के जो सेंटर है उनका डिस्टेंस इज मस्ट बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर, इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप लोग लगा सकते हो। यस, इसीलिए आप लोग क्या करते हो, ये इलेक्ट्रॉन और ये दोनों के बीच में यहाँ पे ये Q1 और ये Q2, इन दोनों इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आप कूलम्ब फोर्स लगा सकते हो। बट न्यूक्लियस के अंदर आपके जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है उनके ऊपर जो है वो कभी भी कूलम्ब फोर्स नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बेटा जो बता रहा हूँ। अच्छा बहुत अच्छे सर, दो चार्जेस में से कौन सा ज्यादा होता है, एक होता है Fg फोर्स, एक होता है बेटा Fe फोर्स, सबसे ज्यादा कौन सा होगा Fe और Fg में से, तो मैं कहूंगा Fe जो होता है वो ग्रेटर देन होता है Fg से, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा बेटा। सर तुम कहीं भी वैल्यू निकालने बैठोगे तो आपके पास हमेशा यही आएगा। सर कोई एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास में कागज का टुकड़ा है उसको मैं ऐसे छोड़ूंगा, है ना, ऐसे छोड़ूंगा, ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ जाएगा बेटा, वो नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जाएगा। अब उसी को मैंने क्या किया, एक स्केल लेके ऐसे रगड़ लिया, रब किया, याद करो फ्रिक्शन, रब करके उस कागज के टुकड़े को उससे चिपका लिया। अब वो कागज का टुकड़ा उससे किस लिए चिपका है, किस लिए चिपका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। अब किसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कागज और स्केल, कागज और स्केल के बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। कागज और अर्थ के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। बट इस अर्थ में इतनी ताकत नहीं है कि ये इस कागज को इसके तोड़ करके अपने पास ले जाए, ये सारा इसे चिपका रहता है। तो पावर किसकी ज्यादा हुई भाई, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय इसके और अर्थ के बीच में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है, आई थिंक समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा जी ठीक है भाई, ओके। अच्छा बेटा ना एक चीज और देखियोगे, अगर बॉडी ऐसी थी बेटा अपने पास में, थोड़ा दूर था बेटा, तो ये आपने ऐसे फोर्स लगाया था बेटा, कहाँ लगता है, अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ये प्लस क्यू बेटा। अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों के सेंटर चार्जेस के, ये मिला दिए बेटा। तो ये वाला इसको इधर, ये वाला इसको इधर, कहाँ लग रहा है बेटा, ये टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द चार्जेस बेटा, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द चार्जेस का जो सेंटर है उसकी ओर लग रहा है बेटा, इसलिए इनका नाम सेंट्रल फोर्स भी रखा जाता है।
क्या रखा जाता है बेटा, सेंटर फोर्स भी रखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और सर प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और अभी मैं आपको क्या बताया गया था बहुत टाइम पहले जब लेक्चर की स्टार्टिंग में कि एफ वैक्यूम बटे एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन आर। थोड़ा सा याद करो बेटा, एफ वैक्यूम बटे एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर, मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, बोलो बेटा, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, डिपेंड्स ऑन द मीडियम, मतलब वो मीडियम पर डिपेंड करता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बेटा जो कूलम्ब फोर्स से रिलेटेड थी बेटा, जिनको अपन लोग डिस्कशन करेंगे बेटा। और इस टाइप की क्वेश्चन कुछ बच्चों के दिमाग में जो चल रहा है कि सर अगर मेरे पास में ऐसी बॉडी हो, ऐसी बॉडी हो मेरे पास में जिस पे आवेश मान लो कि बेटा अपने पास में क्यू हो बेटा, और एक इधर पॉइंट चार्ज रखा हुआ मेरे पास में कैपिटल क्यू, क्या इन दोनों के बीच में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? अब ये देखो, ये तो पॉइंट चार्ज है, लेकिन ये लाइन चार्ज है बेटा। लाइन चार्ज का मतलब एक लाइन के ऊपर चार्ज बैठा हुआ है बेटा, क्या मैं इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकता हूँ क्या? तो मेरा आंसर है यस बेटा, निकाल सकते हो। कैसे करेंगे वो बेटा सब के सब आपके न्यूमेरिकल्स का पार्ट है। न्यूमेरिकल्स में आप बच्चों को बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है वो मैंने वैसे देखा जाए तो कोई ज़्यादा खास चीज़ मैंने आपको बताई नहीं है। कूलम्ब फोर्स का मैग्नीट्यूड, कूलम्ब फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है बेटा, कब वैलिड होता है कब वैलिड नहीं होता है, कब पॉइंट होता है, पॉइंट चार्ज होता है कब पॉइंट चार्ज नहीं होता, कब इंक्रीज हो जाता है कब डिक्रीज हो जाता है बेटा, ठीक है ना। ये सब चीज़ों के बारे में अपने डिस्कशन किया था मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन सब के ऊपर। अब बारी है जो भी चीज़ अपन ने सीखा है उस चीज़ को प्लेटफॉर्म पे उतारने की। और प्लेटफॉर्म पे चीज़ें कब उतरता है कॉन्सेप्ट, जब लगाते हैं न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे बेटा वो किस पे आएंगे बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, पहला मेरा सजेशन है कि बेटा वेक्टर और मैकेनिक्स जरूर बहुत अच्छे से कर लेना। तब तक के लिए आप सब बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों।